Welcome back to another lecture of Muscle Med 101. So today we will cover levers in biomechanics. ठीक है, तो हमने काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स दोनों पढ़ लिए थे. ठीक है, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में सबसे पहले काइनेमैटिक्स और फिर काइनेटिक्स देख सकते हैं. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिवर्स. तो हम लिवर पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, तो हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस. इंटरनल फोर्सेस जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और एक्सटर्नल फोर्सेस वो जो कि बाहर से लग रहे हैं, जैसे ग्रेविटी का फोर्स या फिर एक्सटर्नल वेट का फोर्स. तो इन फोर्सेस को स्टडी करने के लिए हमने आगे टॉर्क पढ़ा. ठीक है, काइनेटिक्स के अंदर हमने टॉर्क पढ़ा और जॉइंट पे कैसे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कैसे चेंज होता है एंगल के साथ. ठीक है, और मूवमेंट आर्म के साथ वो हमने पढ़ा. तो इस सिस्टम को, जिस सिस्टम में एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस दोनों लग रहे हैं हमारी बॉडी में, उसको हम अच्छे से लिवर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस बॉल को लिफ्ट कर रहा हूँ. ठीक है, बाइसेप फ्लेक्स करके. तो इस बॉल का वेट और मेरे फोर आर्म और हैंड का वेट ग्रेविटी का लग रहा है नीचे को. ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन में, प्लस मस्कुलर फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और मूवमेंट हो रहा है जॉइंट पे. ठीक है, तो जॉइंट पे हो रहा है मूवमेंट और दो फोर्सेस लग रहे हैं. तो ये पूरा एक फोर्स सिस्टम को पढ़ने के लिए हम लिवर्स पढ़ते हैं. तो अब हम देख लेते हैं लिवर होता क्या है. तो लिवर इज अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट ऑफ अ बीम. ठीक है, और विच कैन रोटेट अराउंड एन एक्सिस. तो जैसे कि हाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, लिवर इज एनी रिजिड सेगमेंट दैट रोटेट्स अराउंड अ फल्क्रम. तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम फल्क्रम बोलते हैं. ठीक है, और इस रिजिड बॉडी या रिजिड स्ट्रक्चर जो कि इस पे रोटेट कर रही है, ये पूरा एक लिवर सिस्टम होता है. तो किसी भी लिवर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फल्क्रम, एफर्ट और लोड या फिर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अब हम इन्हें देखते हैं ये क्या है. सो दिस इज अ बीम, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एनी रिजिड सेगमेंट. तो ये एक रिजिड सेगमेंट है जो कि एक फल्क्रम के अराउंड रोटेट हो रहा है. ठीक है, दिस इज फल्क्रम, दिस ट्राइंगल इज फल्क्रम. तो यहाँ पे इधर मैंने इस बीम के इस साइड एक वेट रख दिया. ठीक है, जो कि इस बीम को रोटेट कर रहा है इस साइड को, लेकिन मैं इस साइड से एफर्ट डाल रहा हूँ नीचे वाली डायरेक्शन में, ताकि ये बीम उधर को रोटेट ना होए और इधर को रोटेट होए. तो जिस डायरेक्शन में नेट रोटेशन होती है या जिस डायरेक्शन में नेट टॉर्क होता है, अभी इस डायरेक्शन में जो है नेट टॉर्क है. ठीक है, और इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस तो लग रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी उधर को घूम रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस वेट. तो जो वेट या फिर जो फोर्स रिजल्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या फिर वो फोर्स जो कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की तरफ को होता है, उसको हम एफर्ट फोर्स बोलते हैं. तो इधर हम इस फोर्स को एफर्ट फोर्स बोलेंगे. ठीक है, दोनों ही तरफ दो फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन जो फोर्स विनर होगा, जिस फोर्स की तरफ को रोटेशन होएगी, उसको हम एफर्ट बोलेंगे, और जिस फोर्स की तरफ रोटेशन नहीं हो रही है उसको हम रेजिस्टेंस फोर्स बोलेंगे. तो रेजिस्टेंस फोर्स या फिर लोड हम उसे कहते हैं जो कि ऑपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर वेट और रेजिस्टेंस टू बी मूव्ड. आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एफर्ट फोर्स की डायरेक्शन में ही नेट टॉर्क होगा. ठीक है, उधर ही नेट रोटेशन होएगी. अगर यहाँ पे नेट रोटेशन इधर को होने लग जाती, इस डायरेक्शन में होने लग जाती, तो ये एफर्ट फोर्स बन जाता और ये रेजिस्टेंस फोर्स बन जाता. ठीक है, तो एफर्ट और लोड आपको पता चल गया क्या होता है. फल्क्रम हमने सबसे पहले देखा था, एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन है, या फिर एक्सिस है जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है, या फिर पाइवट पॉइंट है. ठीक है, जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है. इन तीनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं फल्क्रम को डिस्क्राइब करने के लिए. तो अब हमने दोनों फोर्सेस पढ़ लिए, एफर्ट फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स. ठीक है, तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमको फोर्स के साथ उसका मूवमेंट आर्म भी पता होना चाहिए. ठीक है, मूवमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स टू पॉइंट ऑफ रोटेशन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो एफर्ट फोर्स का मूवमेंट आर्म, एफर्ट फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या होगा? जो कि फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक होगा. ठीक है, तो एफर्ट फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो डिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे एफर्ट आर्म. ठीक है, मतलब मूवमेंट आर्म ऑफ एफर्ट फोर्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फल्क्रम.
ऐसे ही जो रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, उससे जो डिस्टेंस होगा फल्क्रम तक, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट आर्म ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस आर्म, ठीक है, मूवमेंट आर्म ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन लोड एंड फल्क्रम। तो ये तो हो गए लिवर की डेफिनेशन, लिवर के कंपोनेंट्स, ठीक है, लिवर बनता कैसे है। अब हमने मैकेनिक्स में देख लिया लिवर क्या होता है, अब बायोमैकेनिक्स में देख लेते हैं लिवर क्या होता है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे ही बहुत सारे लिवर्स काम करते हैं, तो ये कंपोनेंट्स कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसमें। तो जैसे कि ये इधर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट है, तो इधर मस्कुलर फोर्स लग रहा है ऊपर को इस पॉइंट पे, बॉल का वेट लग रहा है नीचे को इस पॉइंट पे, और जो पॉइंट ऑफ एक्सिस है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है एल्बो जॉइंट, ठीक है। और ये जो बोन है, ये बोन लिवर की तरह काम कर रही है, ये जो रिजिड बीम थी ये बोन है, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं ये बोन है, जो फल्क्रम है वो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और जो एफर्ट फोर्स है वो मोस्टली हमारी मसल्स प्रोड्यूस करती है, और जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल वेट या फिर ग्रेविटी का हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस ऑफ लिवर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर। तो लिवर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है फर्स्ट क्लास लिवर, दूसरा सेकंड क्लास लिवर और तीसरा थर्ड क्लास लिवर। इन तीनों में ही जो सेंट्रल कंपोनेंट है वो अलग होता है। तो जो फर्स्ट क्लास लिवर है उसमें सेंट्रल कंपोनेंट जो कि बीच में है वो है फल्क्रम, सेकंड क्लास लिवर में जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है वो है रेजिस्टेंस फोर्स, और थर्ड क्लास लिवर में जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है वो होता है एफर्ट फोर्स। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, FRE या फिर फ्री। फर्स्ट क्लास में फल्क्रम बीच में होगा, सेकंड क्लास में रेजिस्टेंस बीच में होगा और थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास लिवर। तो फर्स्ट क्लास लिवर जैसे कि आपने देखा फल्क्रम बीच में है और एफर्ट और रेजिस्टेंस किसी भी साइड हो सकते हैं। तो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल किसी भी फर्स्ट क्लास लिवर का वो है सीसॉ, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये एक सीसॉ की तरह ही दिख रहा है आपको, बीच में फल्क्रम है और दोनों साइड इधर एक वेट है इधर एक वेट है और ये इधर को रोटेट हो सकता है। तो सीसॉ एक सिंपल एग्जांपल है फर्स्ट क्लास लिवर का। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम सीजर। सीजर में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एफर्ट आर्म है, ठीक है, जिनको हम पुल करते हैं अपनी तरफ अपने हाथों से, ठीक है। और ये बीच में फल्क्रम है जहाँ पे रोटेशन होती है इस सीजर की, और आगे लोड है जहाँ पे हम किसी भी चीज को कट करते हैं जैसे कि पेपर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम कट कर रहे हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है फर्स्ट क्लास लिवर का। इसके अलावा जो बैलेंस स्केल होता है, ठीक है, वेट बैलेंस स्केल होता है, तराजू जो होता है वो भी फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सीजर के अलावा एक सीसॉ और एक बैलेंस स्केल भी एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लिवर के। अब हम अपनी बॉडी में देख लेते हैं फर्स्ट क्लास लिवर कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहला है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। वैसे भी हमारी बॉडी में फर्स्ट क्लास लिवर जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को अगर अपनी नेक स्ट्रेट रखनी है तो मेरे नेक एक्सटेंसर मसल जो कि मेरी नेक एक्सटेंशन में हेल्प कर रहे हैं उनको वर्क करना पड़ेगा इसको सीधा रखने के लिए, ठीक है। तो जो मूवमेंट हो रहा है इस नेक एक्सटेंशन का वो हो रहा है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट पे, और जो इसको करा रहे हैं वो मसल है हमारे नेक एक्सटेंसर मसल। और ये नेक एक्सटेंसर मसल हमारे हेड के वेट को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्कल है, हमारा हेड का वेट लग रहा है नीचे वाली डायरेक्शन में, इसको उठाने का काम कर रहे हैं हमारे नेक एक्सटेंसर मसल। तो यहाँ पे एफर्ट फोर्स लगा रही है हमारी मसल्स, ठीक है, नेक एक्सटेंसर मसल्स। और जो फल्क्रम है वो है हमारा एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। इस जॉइंट पे मूवमेंट या फिर रोटेशन हो रही है, तो ये है हमारा फल्क्रम।
और जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स है वो है हमारे हेड का वेट, ठीक है, जो कि सेंटर से लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, आर एफ रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, जो कि है हमारा हेड का वेट। अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो है सुप्रास्पाइनेटस का पुल हमारे यूमरस पे, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल हो गया सुप्रास्पाइनेटस। तो हमारी जो सुप्रास्पाइनेटस है उसका अटैचमेंट या फिर इंसर्शन होता है यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल पे, ठीक है। तो यहाँ यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल है और यहाँ से सुप्रास्पाइनेटस का पुल होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफर्ट फोर्स। और जो रोटेशन हो रही है वो हो रही है हमारे शोल्डर जॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा फल्क्रम, ठीक है, जहां पे रोटेशन हो रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है। और ये जो सुप्रास्पाइनेटस है ये किस चीज को पुल कर रही है, ये हमारे हाथ के वेट को पुल कर रही है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी का ह्यूमरस पे लग रहा था नीचे को। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, जो कि लग रहा है नीचे वाली डायरेक्शन में। इसी को हमने ऊपर बना रखा है, ये है एफ जो कि है फल्क्रम जहां पे रोटेशन हो रही है, इस डायरेक्शन में है एफर्ट फोर्स जो कि लगा रही है हमारी सुप्रास्पाइनेटस, और नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है हमारा ह्यूमरस का फोर्स, ठीक है, जो कि इसको नीचे गिरा रही है। तीसरा एग्जांपल हम फर्स्ट क्लास लिवर का हमारी बॉडी में देख लेते हैं, वो है ट्राइसेप। तो ट्राइसेप का जो एक्शन होता है एल्बो जॉइंट पे, वो भी फर्स्ट क्लास लिवर में आता है। तो ट्राइसेप एक्सटेंशन में हम जिम में पुली मशीन पे ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हैं ऐसे नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये मान लेते हैं ये पुली मशीन है, पुली मशीन ऊपर को पुल कर रही है और हम इसको अपने हाथ से नीचे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से। तो अभी जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो लग रहा है ऊपर को, जो कि लगा रही है पुली मशीन, ठीक है। और जो रोटेशन हो रही है, नेट रोटेशन हमारे एल्बो जॉइंट पे हो रही है, ठीक है, इस जॉइंट पे हो रही है। तो ये हो गया हमारा फल्क्रम, ठीक है, फल्क्रम है हमारा एल्बो जॉइंट। और जो मूवमेंट करवा रहा है, जो एफर्ट लगा रहा है, वो है हमारा ट्राइसेप का पुल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफर्ट फोर्स। तो ट्राइसेप का जो इंसर्शन होता है वो होता है ओलिक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे। तो ये अल्ना का ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है और ये एल्बो जॉइंट है। तो अभी सेंटर में है हमारा फल्क्रम, ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास लिवर में देखा था कि हमारा सेंटर में फल्क्रम होगा। तो यहाँ पे फल्क्रम सेंटर पे ही है, इसके एक साइड को है एफर्ट फोर्स और एक साइड को है रेजिस्टेंस फोर्स। तो ट्राइसेप एक्सटेंशन भी आ गया फर्स्ट क्लास लिवर में। अब हम देखते हैं सेकंड क्लास लिवर। सेकंड क्लास लिवर में सेंटर में है आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फोर्स सेकंड क्लास लिवर में सेंटर में होगा और इसके दोनों ही साइड, किसी एक साइड फल्क्रम होगा और किसी एक साइड एफर्ट फोर्स होगा हमारा। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक हो गया व्हील बैरो, ठीक है। व्हील बैरो क्या होता है, आगे एक व्हील लगा होता है, बीच में एक कंटेनर होता है जिसमें कुछ भी लोड डला होता है और इधर से हम उसको उठाते हैं और आगे पुश करते हैं ताकि व्हील आगे घूम के आगे जाए। तो इसमें फल्क्रम इस साइड है, सेंटर में हमारा रेजिस्टेंस फोर्स है जो कि सेंटर में ही था, और इधर से हम इसको ऊपर उठा रहे हैं ताकि हम इसको चला सकें आगे, ठीक है। तो व्हील बैरो एग्जांपल हो गया हमारे सेकंड क्लास लिवर का। ऐसे ही एक और एग्जांपल हो गया बॉटल ओपनर, ठीक है। तो बॉटल ओपनर के दो पार्ट्स होते हैं आगे, एक लगता है ढक्कन के ऊपर जो जिस पे रोटेशन होती है, ठीक है, ये बॉटल ओपनर का ऊपर वाला हिस्सा है जिस पॉइंट पे रोटेशन हो रही है। तो ये हो गया हमारा फल्क्रम। एक होता है बॉटल ओपनर के नीचे वाला हिस्सा जो कि ढक्कन के नीचे जाके लग जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये ढक्कन के नीचे जो लग रहा है ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। और ये जो पीछे आ रहा है जिसकी हेल्प से हम फोर्स लगाते हैं ऊपर वाली डायरेक्शन में, वो हो गया हमारा एफर्ट फोर्स, ठीक है। तो इसमें भी सेंटर में है हमारा रेजिस्टेंस फोर्स जो कि इस पॉइंट पे लग रहा है ढक्कन के नीचे, और इधर है हमारा एफर्ट और इधर है हमारा फल्क्रम। और हमारी बॉडी में देख लेते हैं हम सेकंड क्लास लिवर। तो सेकंड क्लास लिवर बॉडी में तब होता है जब हम काफ रेस करते हैं या फिर अपने टोज पे खड़े होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम प्लांटर फ्लेक्शन कर रहे हैं क्लोज काइनेटिक चेन में। तो यहाँ पे जब हम अपने टोज पे खड़े हैं तो ये जो टो वाला पॉइंट है ये हमारा पाइवट पॉइंट है या फिर रोटेशन वाला पॉइंट है। अब मैं अपनी टोज पे खड़ा हूँ तो मैं इस अपने टोज पे रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फल्क्रम, ठीक है। तो ये टोज हो गए हमारे फल्क्रम जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है।
और अब मैं अगर अपने टोस पे खड़ा हूं तो मेरा जो बॉडी वेट है वो इस जो हमारे टीबिया है उसके थ्रू नीचे को लग रहा होगा, ठीक है। तो हमारा बॉडी वेट थोड़ा बहुत टीबिया से आगे हमारा रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, जो कि है हमारा बॉडी वेट। तो रेजिस्टेंस फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? हमारे बॉडी वेट की वजह से, जो कि आगे लाई कर रहा है टीबिया के, या टीबिया के बीच में लाई कर रहा है। और इसको करवा कौन रहा है, इस मूवमेंट को करवा कौन रहा है? प्लांटर फ्लेक्शन करवाता कौन है? हमारे काफ मसल्स। और काफ मसल का इंसर्शन कहाँ पे होता है? हील के पीछे, ठीक है। तो ये हमारा है एफर्ट फोर्स, और एफर्ट फोर्स लगा कौन रहा है? वो हमारी काफ मसल लगा रही है। कहाँ से? हमारे हील के पीछे इंसर्ट होके। तो सेंटर में है हमारा रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। पीछे हमारा काफ मसल जो कि एफर्ट लगा रही है ऊपर को, और आगे है हमारा फल्क्रम जहाँ पे नेट रोटेशन हो रही है, ठीक है, इस फोर्स की वजह से। तो सेकेंड क्लास लिवर भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं थर्ड क्लास लिवर। थर्ड क्लास लिवर में एफर्ट फोर्स बीच में होता है, ठीक है। तो एफर्ट फोर्स बीच में है, ई हमारा लास्ट में था, ठीक है। तो एफर्ट फोर्स बीच में है, फल्क्रम और रेजिस्टेंस फोर्स किसी भी साइड में हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं, एक है फिशिंग रॉड और एक है स्टेपलर, ठीक है। फिशिंग रॉड हो गया, स्टेपलर हो गया, या फिर ट्वीजर्स हो गए, ये सब आते हैं हमारे थर्ड क्लास लिवर में। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? अब ये फिशिंग रॉड है, तो फिशिंग रॉड में एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। तो जो मेरा हाथ ऊपर है उससे मैं इसको एफर्ट लगा के ऊपर को पुल करूंगा, ठीक है। और जो हाथ मेरा नीचे है उसको मैं वहीं रोक के रखूंगा ताकि मैं इसको पुश करूं और इसको पुल करूं ऊपर लाने के लिए। तो जो रोटेशन हो रही है वो मेरे नीचे वाले हाथ के पॉइंट पे हो रही है, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं फल्क्रम। जो एफर्ट लग रहा है इस हाथ का ऊपर को, उसको हम बोल सकते हैं एफर्ट फोर्स। और जो ये फिश का वेट है इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। तो इसमें सेंटर में आ रहा है हमारा एफर्ट, तो ये भी आता है हमारा थर्ड क्लास लिवर में। ऐसे ही हमने अगला एग्जांपल लिया स्टेपलर का। तो स्टेपलर में जो रोटेशन हो रही है वो हो रही है बिल्कुल इस कोने में, तो इसको हमने ले लिया फल्क्रम। अब हम जो प्रेस करते हैं स्टेपलर को, वो स्टेपलर के बीच से या थोड़ा सा आगे से उसको प्रेस करते हैं, तो हमारा एफर्ट लगता है आगे। और जो नेट रिजल्ट होता है हमारे प्रेस करने का वो होता है आगे, बिल्कुल आगे, ठीक है। तो वहां पे लगता है रेजिस्टेंस फोर्स, जिसके बीच में हम किसी भी दो चीज के बीच में स्टेपलर पिन को इंसर्ट कर देते हैं, तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस फोर्स। अब हम अपनी बॉडी में देख लेते हैं थर्ड क्लास लिवर कहाँ पे होते हैं। तो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द लिवर थर्ड क्लास लिवर ही होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिवर में तीन चीजें देखी, सेकंड क्लास लिवर में ये देखा। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो भी है वो सब थर्ड क्लास लिवर में आता है। मोस्ट ऑफ द मसल्स थर्ड क्लास लिवर में ही यूज होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है बाइसेप का, ठीक है। तो बाइसेप का इंसर्शन है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन है। अगर अब मैं बाइसेप फ्लेक्शन करूंगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा मेरा? एल्बो जॉइंट, तो वो हो गया मेरा फल्क्रम, ठीक है। तो फल्क्रम हो गया एल्बो जॉइंट, और बाइसेप का पुल हो गया हमारा एफर्ट फोर्स। और जो वेट है जिसको मैं उठा रहा हूं कर्ल करने के लिए, जो कि नीचे वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ग्रेविटी से, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं नी एक्सटेंसर मसल का। तो यहाँ पे ये जो हमारी क्वाड्रिसेप है ये पटेला पे अटैच हो रही है, फिर पटेला के थ्रू आगे टिबियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच हो रही है। और जो हमारी एक्सटेंशन है, नी की एक्सटेंशन है, वो हो रही है नी जॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा फल्क्रम। तो इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो टिबियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक है। तो पहले आ रहा है फल्क्रम, फिर आ रहा है हमारा एफर्ट, और फिर लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि हमारे पैर का वेट है जिसको हमको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी सेंटर में आ रहा है हमारा एफर्ट फोर्स, यहाँ पे भी सेंटर में आ रहा है हमारा एफर्ट फोर्स। तो ये हो गए हमारे थर्ड क्लास लिवर। अब लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए, ये जो भी हमने किया यहाँ पे ये था कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो फोर्स जीतेगा उसको हम एफर्ट फोर्स बोलेंगे। लेकिन मान लेते हैं अगर थर्ड क्लास लिवर में यहाँ पे नी एक्सटेंशन की जगह मैं इसेंट्रिक फोर्स लगा के क्वाड्रिसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मतलब मैं फुल नी एक्सटेंशन से धीरे धीरे नी फ्लेक्शन में आ रहा हूँ, ठीक है। पर ग्रेविटी तो उसको नीचे गिराने में एक्ट कर रही थी, मैं उसको धीरे धीरे नीचे ला रहा हूँ, मतलब मेरी क्वाड्रिसेप
इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मेरे लेग को धीरे धीरे नीचे लाने में, तो तब जो नेट रोटेशन है टॉर्क की वो नीचे वाली डायरेक्शन में हो रही है, क्वाड्रिसेप का पुल था ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो तब जो एफर्ट और रेजिस्टेंस है वो बदल जाएगा। ये चीजें तो नहीं बदलेगी ना, क्वाड्रिसेप का इंसर्शन नहीं बदलेगा, जहां पे रेजिस्टेंस लग रहा था वो नहीं बदलेगा, फल्क्रम नहीं बदलेगा, तो ये जो नाम है एफर्ट और रेजिस्टेंस ये बदल जाएगा। तो जब कोई मसल थर्ड क्लास लिवर में इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो मसल बन जाएगी रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है वो बन जाएगा एफर्ट। क्योंकि एफर्ट में हमने पढ़ा था कि एफर्ट विनर होगा, एफर्ट वो फोर्स होगा जिसके डायरेक्शन में रोटेशन हो रही होगी। तो अगर यहाँ पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कंसेंट्रिक नहीं हो रही, पैर क्वाड्रिसेप काम कर रही है लेकिन पैर फिर भी नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड क्लास लिवर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेकंड क्लास लिवर के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें फल्क्रम तो है ही, सबसे पहले यहाँ पे फल्क्रम है, ठीक है, ये फल्क्रम है, फिर हमारा क्वाड्रिसेप का पुल है, फिर हमारा वेट का, ये जो हमारे लेग का वेट है वो है। लेकिन अब जो नेट रोटेशन हो रही है वो इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो हमारा जो वेट है वो बन जाएगा एफर्ट, और जो हमारा क्वाड्रिसेप का पुल था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, और ये आ जाएगा हमारे सेकेंड क्लास लिवर में। ऐसे ही सेम अप्लाई होता है सेकेंड क्लास लिवर के लिए, पर फर्स्ट क्लास लिवर में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट क्लास लिवर में आप चाहे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करो चाहे कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करो, एक साइड एफर्ट फोर्स है एक साइड रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी फर्स्ट क्लास लिवर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि फल्क्रम हमेशा बीच में ही रहेगा, फल्क्रम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे ट्राइसेप पे या सुप्रास्पाइनेटस पे यहाँ पे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, बस रेजिस्टेंस और एफर्ट बदल जाएंगे लेकिन फल्क्रम नहीं बदलेगा, और अगर फल्क्रम सेंटर में ही रहेगा तो फिर फर्स्ट क्लास लिवर ही रहेगा वो। तो फर्स्ट क्लास लिवर ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्लास लिवर में अगर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो हम उसको सेकेंड क्लास लिवर बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक देख लिया, अब आते हैं आइसोमेट्रिक पे। अगर किसी जॉइंट पे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसमें हम एफर्ट किसको बोलेंगे और रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, क्योंकि तब तो कोई भी नहीं जीत रहा है, ठीक है, ना एफर्ट जीत रहा है ना रेजिस्टेंस जीत रहा है, तो हम नाम कैसे देंगे? तो इस टाइम पे हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, ठीक है, किसी को भी हम रेजिस्टेंस या किसी को भी हम एफर्ट बोल सकते हैं, या तो हम मस्कुलर पुल को एफर्ट बोल सकते हैं या फिर हम एक्सटर्नल वेट को एफर्ट बोल सकते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर भी पढ़ लिया है, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया था, वो है मैकेनिकल एडवांटेज। तो अब हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो हमने शुरू में बोला था कि लिवर एक मशीन है जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है, तो लिवर को यूज करके हम एक कम एफर्ट लगा के एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस के फोर्स को उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक 100 kg की बॉल है और ये 10 kg की बॉल है, और ये 10 kg की बॉल इसको बैलेंस कर सकती है अगर हमारे पास टॉर्क की नॉलेज है तो यहाँ पे टॉर्क, अगर इसका टॉर्क निकालना हो तो मैं 100 kg इंटू इसका मोमेंट आर्म करूंगा, और इसका टॉर्क निकालना हो तो मैं 10 kg इंटू इसका मोमेंट आर्म करूंगा। तो इसका मोमेंट आर्म इतना बड़ा है और इसका एक मोमेंट आर्म इतना छोटा है, तो ये 10 kg की बॉल भी इस 100 kg के बॉल को बैलेंस कर सकती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है जो कि हमें किसी भी लिवर से मिलती है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है जो हमको मिल रही है, 10 kg का एफर्ट लगाने से हम 100 kg की बॉल को उठा पा रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला है एफर्ट आर्म अपॉन में रेजिस्टेंस आर्म। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे देखा था कि ये एफर्ट फोर्स है, ये रेजिस्टेंस फोर्स है, ये एफर्ट आर्म है और ये रेजिस्टेंस आर्म है। तो अगर एफर्ट आर्म बड़ा हो, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के टॉर्क को इक्वेट करूँ, टॉर्क ऑफ एफर्ट, ठीक है, इक्वल टू टॉर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं मान लो कि ये बैलेंस हो रखा है और इसका मूवमेंट आर्म मैंने बड़ा कर दिया, ये जो ग्रीन लाइन है मैंने बड़ी कर दी, तो अब एफर्ट फोर्स इनटू में इसका मूवमेंट आर्म क्या होगा, एफर्ट आर्म विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स इनटू में उसका मूवमेंट आर्म क्या होगा, रेजिस्टेंस आर्म। तो अब रेजिस्टेंस आर्म जो है वो है छोटा और जो एफर्ट आर्म है वो है बड़ा। तो अगर अब इसको मुझे इक्वल करना है तो एफर्ट फोर्स को करना पड़ेगा कम और रेजिस्टेंस फोर्स को करना पड़ेगा ज़्यादा। तो अगर एफर्ट आर्म बड़ा होता है तो हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है
उस रेजिस्टेंस को उठाने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा एफर्ट भी एक बड़े रेजिस्टेंस को उठा सकता है अगर एफर्ट आर्म बड़ा हो तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर एफर्ट आर्म बड़ा है, रेजिस्टेंस आर्म छोटा है, तो ये जो रेशियो होगा वो मोर देन 1 आएगा। ठीक है, तो अगर ये मोर देन 1 आता है तो मशीन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ज़्यादा कम एफर्ट लगा के ज़्यादा वेट उठा सकती है। ठीक है, और यहीं अगर ये मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होती है, ठीक है, अगर एफर्ट आर्म छोटा हो जाता है, रेजिस्टेंस आर्म बड़ा हो जाता है, तो फिर वो रेजिस्टेंस के लिए फ़ायदा हो जाता है कि एक ज़्यादा रेजिस्टेंस भी हमारे और ज़्यादा एफर्ट को बैलेंस कर सकता है। तो अगर ये 1 से कम होगा तो हमको मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा उस लीवर का। तो हम इस मैकेनिकल एडवांटेज को अब यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर में जो एफर्ट आर्म है ये, और जो रेजिस्टेंस आर्म है ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों फलक्रम के एक एक साइड को है। ठीक है, तो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो मोर देन 1 और लेस देन 1 दोनों हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर में। लेकिन हमारी बॉडी में जो मसल का इंसर्शन होता है या फिर ओरिजिन होता है, अटैचमेंट होता है फलक्रम से, वो बहुत पास होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो जो सुप्रास्पाइनेटस का इंसर्शन है वो पॉइंट ऑफ एक्सिस से कितना पास है और रेजिस्टेंस इतना दूर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इतना पास है, इतना दूर लग रहा है। यहाँ पे ट्राइसेप के लिए भी ये जो एफर्ट आर्म है वो बहुत छोटा है और जो रेजिस्टेंस आर्म है वो बहुत बड़ा है। तो फर्स्ट क्लास लीवर में मोस्टली हमको मैकेनिकल डिसएडवांटेज ही देखने को मिलती है। तो मेनली ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर में। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्लास लीवर में। सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म जो है वो हमेशा बड़ा होगा रेजिस्टेंस आर्म से। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में है, उसके बाद ही एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा रेजिस्टेंस फोर्स से, क्योंकि ये फलक्रम के हमेशा ज़्यादा पास रहेगा। तो सेकंड क्लास लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा मोर देन 1 होएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको पावर आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हम कम एफर्ट लगा के भी ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, इसीलिए काफ रेज करना इजी होता है। हम भारी वेट पे भी काफ रेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्लास लीवर में। तो थर्ड क्लास लीवर में जो एफर्ट आर्म है वो हमेशा छोटा रहेगा रेजिस्टेंस आर्म से, क्योंकि एफर्ट आर्म बीच में आ रहा है तो वो हमेशा पास रहेगा फलक्रम से हर केस में। ठीक है, और रेजिस्टेंस फोर्स जो है और वो हमेशा दूर रहेगा फलक्रम से, तो रेजिस्टेंस आर्म जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो थर्ड क्लास लीवर में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा लेस देन 1 रहेगी। ठीक है, तो अब हमने बोला कि हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द मसल्स जो हैं वो थर्ड क्लास लीवर पे ही काम करती है। तो फिर हमारी बॉडी तो बहुत इनएफिशिएंट हो गई काम करने में, क्योंकि अब मैकेनिकल एडवांटेज मिल ही नहीं रही है, लेस देन 1 है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब इनकी मैकेनिकल एडवांटेज तो भले ही कम हो गई, भले ही अब मसल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है एक छोटे वेट को उठाने के लिए। तो उस तरीके से हमारी मसल जो है वो बनी हुई है, उस तरीके से वो स्ट्रक्चर हो रखी है, अडेप्ट हो रखी है कि वो कम फोर्स को उठा सके। ठीक है, लेकिन फिर भी मस्कुलर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमको एज कंपेयर टू वो वेट जिसको हमें उठाना है। तो इसका ट्रेड ऑफ हमारे थर्ड क्लास लीवर में किया है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज नहीं है, एक चीज़ नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा मिल रहा है अब उसको। ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रही तो कुछ एक फ़ायदा भी मिलना चाहिए अब उसको इसके बदले में। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्पीड जो है वो हम जनरेट कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एल्बो जॉइंट है। ठीक है, और ये हमारा फोर आर्म है। अब अगर मैं बाइसेप फ्लेक्शन करता हूँ और इसको ऊपर पुल करता हूँ तो ये ऊपर को जाएगा। अब इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, ठीक है, एक यहाँ पे टाइम 0 था मान लेते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हमारा वेट था, जो भी रेजिस्टेंस था, इसको इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। और जो हमारा बाइसेप का कॉन्ट्रैक्शन है वो बस इतना सा हुआ। ठीक है, तो जो बाइसेप का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम था एज कंपेयर टू वेट के लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, जो बाइसेप का कॉन्ट्रैक्शन था। तो भले ही बाइसेप को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी है वेट से, ज़्यादा फोर्स लगाना है वेट से, लेकिन बाइसेप को
बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है, ठीक है। जो यहाँ जिस पॉइंट पे वो अटैच हो रही है, यहाँ पे वो अटैच हो रही थी जो कि फलक्रम के बहुत ही पास था, तो उसको बस इतना ही लीनियर डिस्प्लेस करना पड़ा अपने पॉइंट ऑफ इंसर्शन पे, और जो हमारा वेट है वो इतना ज़्यादा ऊपर आ गया, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, टाइम दोनों का सेम था, डिस्टेंस इसने ज़्यादा कवर किया। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो थी वो कम थी, बाइसेप की जो कॉन्ट्रैक्शन की वेलोसिटी थी वो कम थी, और जो एक्शन हुआ उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा थी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आपका फोरआर्म है, ठीक है, और ये एल्बो जॉइंट है आपका इस साइड, और ये यहाँ पे फल्क्रम है आपका जो कि फिक्स पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और वो आपने जो वेट है वो पकड़ रखा है अपने हाथ में, ठीक है। तो ये जो आपका फोरआर्म है ये आपके एल्बो जॉइंट पे ऐसे रोटेट हो सकता है, ठीक है, ये मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ। तो अब अगर ये मान लो सेकंड क्लास लीवर होता जिसमें जो लोड है वो बीच में होगा, फलक्रम एक कोने में और एफर्ट एक कोने में, तो मैं अगर इस साइड से इसको उठाऊंगा तो ये बहुत इजी होगा मेरे लिए उठाना। तो एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, रेजिस्टेंस आर्म छोटा हो गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो गई, ठीक है। या फिर थर्ड क्लास लीवर में ही अगर जो मेरा एफर्ट आर्म है वो रेजिस्टेंस के बहुत पास होता, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम हो जाता, एफर्ट आर्म और रेजिस्टेंस आर्म में, तो मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उठाना थोड़ा बहुत इजी होता, ठीक है। लेकिन अब मैंने बोला थर्ड क्लास लीवर में भले मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिल रही, लेकिन हमको स्पीड मिल रही है उससे, ठीक है। तो अब ये अगर एल्बो जॉइंट है और बाइसेप का अटैचमेंट बिल्कुल एल्बो जॉइंट के पास है, जो कि जिससे जो एफर्ट आर्म है वो बहुत छोटा हो जा रहा है और रेजिस्टेंस आर्म बहुत बड़ा है, तो यहाँ से अगर मुझे इसे उठाना होगा तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए उठाना, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो, यहाँ से मैंने बस इसको इतना उठाया और वो वहाँ से उतना ज़्यादा डिस्टेंस उठ गया ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इन लिवर्स को हम स्पीड लिवर्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे कम स्पीड और कम डिस्प्लेसमेंट से वहाँ पे ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है। तो हम थर्ड क्लास लिवर में मैकेनिकल एडवांटेज की जगह स्पीड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड क्लास लिवर को स्पीड लिवर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनको हम बोलते हैं स्पीड लिवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम मसल के कॉन्ट्रैक्शन से एक ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और ज़्यादा स्पीड में रेंज ऑफ मोशन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बाइसेप कर्ल करता हूँ तो बाइसेप के इतने कॉन्ट्रैक्शन से मेरा एल्बो जॉइंट यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और उस स्पीड में आ जाएगा, ठीक है, भले ही बाइसेप ने स्लो कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो हमने मैकेनिकल एडवांटेज और स्पीड लिवर्स भी देख लिए, ठीक है। सेकेंड क्लास लिवर में पावर जनरेट ज़्यादा हो सकती है, लेकिन थर्ड क्लास लिवर में स्पीड जनरेट ज़्यादा हो सकती है। सेकेंड क्लास लिवर में हम कम फोर्स लगा के एक ज़्यादा फोर्स को उठा सकते हैं, और थर्ड क्लास लिवर में हम कम मूवमेंट करके, कम स्पीड में मूवमेंट करके एक ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा रेंज ऑफ मूवमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। तो ये था लिवर और लिवर सिस्टम इन आवर बॉडी।